मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। मेरा पति रोज ऑफिस जाने से पहले मुझसे कहता था, छत पर मत जाना और अपनी माँ से ज्यादा बात मत करना। मुझे हमेशा ये बात बहुत अजीब लगती थी। आखिर छत पर ऐसा क्या था, इस बात को जानने की मुझे बहुत उत्सुकता थी। एक दिन मैंने छत पर जाने की कोशिश की, लेकिन मेरी नंदिनी ने मुझे रोक लिया और मेरे पति से शिकायत कर दी। उस दिन घर में झगड़ा हुआ और मैंने ठान लिया कि अब मैं किसी भी तरह उस छत का रहस्य जानकर रहूंगी। कुछ दिनों बाद जब सब लोग घर पर नहीं थे, मैंने मौका देखकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी और छत पर चली गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वहां जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। मेरा पति सुदेश रोज ऑफिस जाने से पहले मेरे पास आता और कहता, छत पर गलती से भी मत जाना और मेरी माँ से थोड़ा दूर रहना। वो हर दिन यही बात दोहराता, इसलिए मेरे मन में सवाल उठने लगे, आखिर छत पर ऐसा क्या है और वो मुझे अपनी माँ से दूर क्यों रखता है। लेकिन फिर मैं सोचकर चुप हो जाती कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है और अगर मैंने ज्यादा सवाल किए तो शायद उसे बुरा लगेगा। जब भी मेरा पति ऑफिस जाता, उसी वक्त मेरी नंद रिया भी कॉलेज चली जाती। जैसे ही दोनों घर से बाहर निकलते, मेरी सासू माँ किसी न किसी बहाने से मेरे पास आने की कोशिश करती, लेकिन मैं उनसे थोड़ा दूर ही रहती, क्योंकि मेरे पति को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं उनकी माँ के ज्यादा करीब जाऊं। करीब 3 बजे रिया कॉलेज से वापस आती और आते ही सीधे छत पर चली जाती। वो लगभग 1.5 घंटे तक वहीं रहती। मैं रोज उसे छत पर जाते देखती और सोचती, आखिर छत पर ऐसा क्या है जो वहां कोई जाने नहीं देता, लेकिन रिया हर दिन जाती है। जब रिया नीचे आती तो मेरी सासू उसे बहुत डांटती और देखते ही देखते हमारा घर पानीपत के युद्ध का मैदान बन जाता। शुरू में तो मुझे लगता था कि रिया कॉलेज से आते ही सीधे छत पर चली जाती है, इसलिए सासू माँ उसे डांटती हैं। लेकिन अब मेरी शादी को 1 महीना बीत चुका था और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि सासू माँ उसे छत पर जाने से रोकती हैं, पर रिया उनकी एक नहीं सुनती। शाम को जब सुदेश ऑफिस से घर लौटते तो सबसे पहले सीधे रिया की कमरे में जाते। पता नहीं दोनों भाई बहन वहां घंटों क्या बातें करते। थोड़ी देर बाद सुदेश उसके कमरे से निकलकर रिया के साथ ही छत पर चले जाते और लगभग 1.5 घंटे तक नीचे नहीं आते। मैं अपने कमरे में बैठी ये सब बातें चुपचाप देखती रहती। रात में जब सुदेश हमारे कमरे में आए तो मैं रूठी रूठी सी बैठी थी, चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। तब सुदेश मुझे देखकर हंसने लगे और बोले, आज तो हमारी खैर नहीं। हे भगवान, बचा ले। उनकी बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, आप मुझे घर वालों से मिलने क्यों नहीं देते? आपकी माँ से बात करने से क्यों रोकते हैं? दिन भर मैं अकेली रहती हूँ, किसी से बात करने को भी नहीं होता। आप ऑफिस से आते हैं तो सीधा छत पर चले जाते हैं, वहाँ क्या कोई खजाना छिपा है? मेरी ये बात सुनकर सुदेश का चेहरा अचानक बदल गया। वे पल भर में बेहद गंभीर हो गए। बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गए और रात को खाने पर भी घर नहीं लौटे। रिया बार बार मुझसे पूछती रही, भाभी, सुदेश दादा कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे, पर सुदेश का कोई पता नहीं था। जैसे ही रिया मेरे कमरे से बाहर गई, मेरी सासू अचानक मेरे कमरे में आ गईं और मुझसे बोली, तेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और तेरा पति तो अब रात रात भर घर से गायब रहने लगा है। तू अपने पति पर नजर रखती भी है या नहीं? सासू माँ की ये बात सुनकर मेरे मन में कई सवाल उठ गए। इतने में सुदेश घर आ गए। उन्होंने अपनी माँ को मेरे कमरे में देखकर माथे पर बल डाल लिए, चेहरा एकदम तना हुआ था। सासू माँ उन्हें देखते ही बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गईं। सुदेश ने गुस्से में मुझसे पूछा, वो यहाँ क्या कर रही थी? उनके आवाज के तीखेपन से मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने धीमे स्वर में कहा, वो तो बस इतना कह रही थी कि आपकी चिंता किया करूं। मैंने जानबूझकर उन्हें और कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि उनका अपनी माँ से रिश्ता पहले से ही ठीक नहीं है। मेरे जवाब से उनका चेहरा थोड़ा शांत हो गया। फिर वो बोले, देखो पूजा, छत पर मैंने अलग अलग नस्लों के पक्षी पाले हैं। इस मौसम में उनके अंडों से बच्चे निकलते हैं, इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। इतना कहकर वो मुस्कुराई, पर उनकी उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जो मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था।
लेकिन अगर उन पक्षियों को कोई अनजान इंसान दिख जाए तो उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं होता। तब वे अपने बच्चों को अंडों से बाहर नहीं आने देते, बल्कि अपनी ही अंडों को तोड़ देते हैं। सुदेश बोले, उनके लिए तुम अभी अनजान हो, इसलिए मैं तुम्हें छत पर जाने नहीं देता। उनकी यह बात सुनकर मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तो पक्षी बहुत पसंद हैं, मैं भी उनकी वैसे ही देखभाल करूंगी जैसे रिया दीदी करती हैं। सुदेश कुछ देर चुप रहे। फिर मैंने दोबारा पूछा, आप मुझे माँ से बात करने क्यों नहीं देते? इस पर सुदेश ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तुमने देखा ही होगा, वो मुझसे हमेशा झगड़ती रहती हैं। मैंने उनकी बात मान ली और सिर हिला दिया। उनके जवाब से मुझे थोड़ा सुकून मिला। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त हमेशा की तरह सुदेश ने मुझसे कहा, छत पर मत जाना और माँ से बात मत करना। मैं सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन ठान लिया था कि आज मैं माँ से जरूर बात करूंगी, उनकी देखभाल करूंगी। घर में अगर कोई बीमार हो तो क्या हम उसे यूं ही अपने हाल पर छोड़ देते हैं? आखिर वो मेरी सासू माँ हैं, उन्हें ठीक करना मेरा भी तो फर्ज है। पर सुदेश अपनी ही माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए जब दोनों बाहर गए तो मैं अपनी सासू माँ के पास जाकर बैठ गई और धीरे से पूछा, क्या मैं आपके बालों में तेल लगा दूं? उन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। मैं उनके बालों में तेल लगाते हुए उनसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक सासू माँ ने जिद पकड़ ली। वो बोली, तू छत पर जाकर जरा सफाई करा, वहाँ बहुत गंदगी हो गई है। मैंने तुरंत कहा, लेकिन सुदेश ने मुझे छत पर जाने से मना किया है। सासू माँ मुस्कुराई और बोली, हम दोनों के अलावा इस घर में और कौन है? अगर तू गई तो उसे कौन बताएगा? मैं भी नहीं बताऊंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मैं कुछ पल सोचती रही। अगर मैं मना करती तो उन्हें बुरा लगता, उन्हें ऐसा लगता कि उनकी बहू ने पहली बार काम सौंपा और उसने साफ मना कर दिया। फिर मुझे भी छत देखने की उत्सुकता थी, उन पक्षियों को करीब से देखने का मन था। इसलिए मैंने झाड़ू उठाए और सासू माँ के साथ छत की ओर चल पड़ी। इतने में जैसे ही मैं सफाई करने लगी, रिया कॉलेज से अचानक घर आ गई और मुझे छत पर देखकर घबरा गई। वो दौड़ती हुई मेरे पीछे आई। रिया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे खींचा और जोर से बोली, तुझे ऊपर जाने की मनाही थी, फिर तू छत पर क्यों गई? मैंने कहा, मैं फिर ऊपर नहीं जाऊंगी, मेरी गलती हो गई। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने तुरंत सुदेश को फोन किया और कहा, भैया भाभी छत पर चली गई थी। मैंने घबराकर फोन लिया और कान पर लगाया। सुदेश ने गुस्से में कहा, आज तूने पहली और आखिरी गलती की है। मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर तू फिर ऐसा करने की कोशिश करेगी तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे अपने पति से इस तरह की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं थी। इतनी छोटी सी गलती पर मुझे घर से निकालने की धमकी देना मेरे लिए बहुत भारी था। मैं अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। शाम का समय था। सुदेश ऑफिस से घर आए और सीधे रिया के कमरे में चले गए। उसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर छत पर चले गए। मैं डर के मारे कमरे में बैठी रही। मुझे डर लग रहा था कि सुदेश अब मुझसे क्या कहेंगे और मेरे साथ कैसे पेश आएंगे। लेकिन जब वे कमरे में आए और बोले, तू अंधेरे में क्यों बैठी है, तो मुझे थोड़ा राहत मिली। मैंने तुरंत उन्हें बताया कि मैं छत पर जाने वाली नहीं थी, लेकिन माँ ने मुझे जिद करके छत पर जाने को कहा। सुदेश ने कुछ सोचकर सिर हिलाया और कहा, इसीलिए मैं तुम्हें माँ के पास अकेली नहीं बैठने देता। मैं चाहता हूँ कि तू अपने घर संभाले और संभल कर रहे। रात में मेरी नींद अचानक टूट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी और प्यास भी लगी थी। कमरे में पानी नहीं था, इसलिए मैं पानी पीने के लिए रसोई में गई। वहां जाते समय मुझे अपनी सासू और नंद की खुशबू महसूस हुई। फिर मैं वापस अपने कमरे में आकर सोने लगी। एक बात मेरे ध्यान में आई, मेरे सास और नंद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत घुलमिल कर रहते हैं। वैसे तो वे सिर्फ सुदेश को फंसाने के लिए हमारे सामने झगड़ते और रात में अलग अलग चालें चलते थे, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि आज जो घटना हुई वह भी उनके मिलकर रचा गया एक कारस्थान था। उसी समय मुझे छत पर जाने के लिए कहा गया, जब रिया कॉलेज से घर आने वाली थी। मुझे हमेशा से यही लगता था कि पक्षियों को पिंजरे में क्यों रखा जाता है, उन्हें घर में खुला छोड़ना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठने लगे कि छत पर सिर्फ पक्षी ही हैं या कुछ और भी है।
और अगर मैं गड़बड़ी करूं तो क्या सुदेश मुझे घर से बाहर कर देंगे। छत पर कुछ न कुछ गलत जरूर था और इसका राज शायद सिर्फ उन्हें पता था। इन सब सवालों ने मेरे मन में उलझन पैदा कर दी। मैंने ठान लिया कि मैं इसका रहस्य ढूंढ कर ही रहूंगी। अगले दिन ऑफिस जाते समय सुदेश ने वही चेतावनी दी जैसा हमेशा करते थे। जब वे बाहर गए तो मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे दास लगातार मुझे आवाजें दे रहे थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दोपहर को रिया कॉलेज से घर आई और मेरे कमरे में आई। उसने पूछा, भाभी आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नाराज नहीं हूँ। रिया ने कहा, स्वाभाविक ही है। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती, लेकिन मैं आखिर क्या कर सकती थी। पिता तो पहले ही नहीं रहे और मेरी माँ का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। फिर भैया ही थे जिन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने ही मुझे माँ बाप का प्यार दिया। उन्होंने मुझे पहली बार पक्षियों की देखभाल का काम सौंपा था और अगर मैं वह काम ठीक से नहीं करती तो सुदेश मुझसे नाराज हो सकते थे। मैंने धीरे से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अब गुस्सा छोड़कर मेरे साथ दोस्ती कर लें। दोपहर का समय था, मुझे नींद आ रही थी, लेकिन अचानक मैं जाग गई। कमरे में चारों ओर अंधेरा था क्योंकि संध्या का समय हो गया था। मुझे अभी भी सोने का मन था, लेकिन मैं सो नहीं पाई। उठकर जब मैं बाहर आई तो देखा कि सुदेश और रिया छत से नीचे उतर रहे थे। उनके साथ एक महिला डॉक्टर भी थी। मेरी सासू ने डॉक्टर की तरफ देखकर चिंता भरे स्वर में पूछा, सब ठीक है ना? लेडी डॉक्टर ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पीछे मुड़कर कमरे में जाकर सोने का नाटक किया। डॉक्टरों को बाहर छोड़कर वापस चली गई। मुझे सोता देखकर उन्होंने फिर बाहर चले गए। मैं सोचती रही, ये लेडी डॉक्टर बच्चों के लिए क्यों आई थी? क्या पक्षियों के लिए भी डॉक्टर आते हैं? तभी मुझे सासू की बात याद आई कि वो मुझे छत पर क्यों भेजती थी। शायद इसी का कुछ संबंध था, क्योंकि छत पर जरूर कुछ न कुछ राज छिपा हुआ था जो मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा पति और मेरी नंद मुझसे कुछ ऐसा छिपा रहे थे जिसे जानने की इजाजत मुझे नहीं थी। कई बार मन होता था कि सब कुछ छोड़कर मैं खुद छत पर जाऊं और वह रहस्य जान लूं, पर मेरे पति के प्यार और उनके गुस्से के डर ने मुझे रोक रखा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक छत से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मेरी सासू के घुटनों में दर्द था, इसलिए उन्हें ऊपर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन आवाज सुनते ही जैसे उनमें नई ताकत आ गई। उन्होंने 2 ही सीढ़ियां चढ़ी, पर घुटनों ने साथ नहीं दिया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगाई और ऊपर चली गई। छत पर पहुंचकर देखा, वहां न तो कोई पिंजरा था, न कोई पक्षी। सिर्फ एक छोटा कमरा था जिसके बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने जल्दी से वह कुंडी खोली, दरवाजा खोला और सामने जो दृश्य था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक गर्भवती लड़की बैठी थी जिसके पेट में बच्चे के दिन पूरे हो चुके थे। मैं घबराई, पर तुरंत उसके पास गई और धीरे से बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसे पानी देकर धीरे धीरे नीचे आई और अपनी सासू माँ को सारी बात बताई। लेकिन मेरी सासू माँ ये सुनकर हैरान नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही डॉक्टरों को फोन कर दिया था, इसका मतलब था कि उन्हें छत पर कौन है पहले से ही पता था। सासू माँ ने मुझे फिर उस लड़की के पास वापस भेजा। मैंने सारे डर और सवाल भुलाकर उस लड़की की मदद करना शुरू किया, क्योंकि उस समय उस लड़की की जान सबसे महत्वपूर्ण थी। थोड़ी ही देर में 2 डॉक्टर और 2 नर्स उसके साथ आई और उन्होंने उसकी जांच की। मैंने डॉक्टरों से कहा कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अब ये संभव नहीं है क्योंकि उसका प्रसव समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था। मैंने डॉक्टरों की बात मानी और कमरे से बाहर खड़ी हो गई। 15 मिनट के भीतर कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। डॉक्टर बाहर आए और कहा, बधाई हो, लड़का हुआ है। मैंने उस गर्भवती लड़की से कहा, देख, तुम्हारे भैया के साथ ने तुम्हें बच्चा दिया है। मेरी यह बात सुनकर रिया नाराज हो गई और उसने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सुदेश को फोन किया। सुदेश अगले 10 मिनट में घर पहुंचे। वे बहुत उलझन में थे। मैंने उन्हें बच्चा दिखाते हुए कहा, देखो, ये किसका है? लेकिन उन्होंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे छत की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद सुदेश उस लड़की को लेकर नीचे आए। मैं खुद को उस घर में बिल्कुल अनजान महसूस कर रही थी, क्योंकि मुझे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था।
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यह लड़की सुदेश की पहली पत्नी है और शायद इसी कारण वे सारी बातें मुझसे छुपा रहे थे। क्या उन्होंने मुझसे शादी करके मुझे धोखा दिया था? क्या उनका मुझसे प्यार केवल दिखावा था? अब मैंने ठान लिया कि मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। मैं अपने कमरे में गई और बैग पैक करने लगी। तभी सुदेश मेरे पीछे आए और बोले, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। सुदेश ने कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैंने उनसे कहा, ईश्वर ने आपको इतनी खूबसूरत पहली पत्नी दी और अब एक सुंदर बेटा भी दिया। फिर आपको और क्या चाहिए? तुम्हें मेरी कभी कोई परवाह ही नहीं थी। मुझसे शादी करके तुमने मुझे धोखा दिया। ये कहते हुए मैं बेड पर बैठ गई और सुदेश चुपचाप मेरी तरफ देख रहा था और उन्होंने कहा, अब ठीक से सुनो, वह लड़की मेरी बहन है। जब वो 10वीं में थी तब वो एक लड़के के प्यार में पड़ गई थी। उनका ये प्रेम संबंध 2 साल तक चला। 12वीं के बाद उन्होंने अलग होकर शादी की और शादी के बाद वह इसी घर में रहने लगी। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरी माँ को ये पूरी बात पता थी, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वे चोरी छिपे होटल गए और वहाँ कुछ हुआ। फिर वो गर्भवती रही। मेरी माँ ने ये सब मुझसे छुपाया, लेकिन जब उसका पेट बढ़ने लगा तो मुझे शक होने लगा। इसलिए मैंने उसे विश्वास में लेकर पूछ लिया और उसने मुझे सारी बात बताई, लेकिन उस लड़के का नाम अभी भी नहीं बताया। वो डरती थी कि अगर मैं जान जाऊं तो उस लड़के को मार डालूं। अगर वह नाम मुझे बता देती तो लोग ये सोचते कि लड़की शादी से पहले गर्भवती थी और हमारी इज्जत चली जाती। इस कारण न तो मेरा विवाह तय हो पाता, न रिया का। मैं किसी के सामने जाने लायक भी नहीं बचती और मेरी बहन का नाम भी बदनाम हो जाता। हमने उसका गर्भपात कराना भी चाहा, पर वो कानूनन मुमकिन नहीं था और उससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। इसलिए हमने उसे छत पर छुपा कर रखा। माँ को लगता था कि हमने उसे सजा देने के लिए छत पर रखा है। माँ घुटनों की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाती थी, इसलिए वे कहती थी कि उसे नीचे घर में ले आओ, वो तो इस घर में नई थी। तुम्हारे मन में मेरी बहन के बारे में क्या ख्याल आता? अगर तुम्हें उसके बारे में गलतफहमी होती तो तुम उसे छोड़कर भी जा सकते थे। पर अब सब कुछ तेरे सामने घट चुका है, इसलिए अब तुझमें इस बात का भरोसा बैठ जाएगा। अब क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? क्या तुम उसे भरोसे में लेकर उसकी मित्र बनोगी और उस लड़के का नाम पूछोगी? मैंने कहा कि मैं कोशिश करके देखूंगी। उस दिन के बाद से मैं नंदी के साथ रहने लगी और उसके बच्चे की देखभाल करने लगी। धीरे धीरे हमारी नजदीकी बढ़ने लगी, वो मुझसे खुलकर रहने लगी। बातें करते करते मैंने कहा, सोचो अगर इस बच्चे को उसके पिता का प्रेम मिला होता तो कितना अच्छा होता। ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे उसने अपना मन खोलना शुरू किया और बातें करते करते उस बच्चे का नाम भी बता दिया। वहिनी, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने फिर भी एक और बड़ी गलती कर दी। 10वीं में मैं उस लड़के के प्यार में पड़ गई और 12वीं के बाद फोन करके उससे शादी कर ली और उसके बाद बड़ी गलती हो गई। उसने नाम बताया, उसका नाम श्रेयस है, वह हमारे ही गांव में रहता है। जब उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो वह भी बहुत डर गया, क्योंकि वह अभी कॉलेज में पढ़ रहा था और अपने घर वालों से डर गया था, इसलिए उन्होंने मेरा स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, भाभी प्लीज उसका नाम भैया को मत बताना, वो उसे मार देंगे। मैंने उससे कहा, जब जिम्मेदारी लेने का समय आया तो वह भाग गया, पर तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे भैया को समझा दूंगी, कोई ऐसा काम नहीं करेगा। श्रेयस का नाम सुनकर मेरी मन की चिंता थोड़ी कम हुई। मैंने सारी बातें उसे बता दी और उसका नाम भी। श्रेयस का नाम सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि श्रेयस के घर वाले समझदार और पढ़े लिखे लोग थे। अगले दिन सुदेश श्रेयस के घर गए और उसके परिवार को पूरी सच्चाई बताई। उसने अपनी गलती स्वीकार की। परिवार के समृद्ध और समझदार होने के कारण उन्होंने दोनों की शादी करवाने में सहमति दे दी। मेरी नंद की शादी हो गई और वह बच्चा लेकर अपने घर चली गई। इस तरह एक बार फिर मेरा घर खुशियों से भर गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल सेट करें, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।